अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस सम सिनेरियोज फ्रॉम द पास्ट पेपर्स ऑफ क्रॉस एनाटमी जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं और फ्यूचर में भी पेपर में इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन्हीं को मोल्ड करके जो एग्जामिनर है वो डिफरेंट क्वेश्चन भी बना सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिनेरियोज को सॉल्व करने के लिए ना, सिनेरियोज की आपने एक बेसिक बात याद रखनी है कि सिनेरियोज में हर जो डिजीज़ होती है उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर ज़रूर होता है। ठीक है, जैसे बायोकेम में देखा जाए तो आपको साथ में लैब वैल्यूज़ दी होंगी। ठीक है, और फिजियो में और एनाटमी में आपको जो है उसके सिम्टम्स से उसके किसी ना किसी कैरेक्टर के ज़रिए से आपने उसको गेस करना है कि ये कौन सी डिसीज़ होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और मैं अभी एब्डोमेन के डिस्कस करूँगी, फिर वन बाय वन हम हर रीजन के जो हैं वो डिस्कस करेंगे। A 35-year-old woman with history of intermittent obstruction of urinary flow presented with severe colicky pain। ठीक है, अब colicky pain कहते हैं रीनल पेन को। ठीक है, तो एक तो उसको यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है इंटरमिटेंटली। ठीक है, इन द लेफ्ट लोअर एब्डोमेन में उसको पेन हो रही है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड, अब उन्होंने बता भी दिया है कि ऑब्स्ट्रक्शन किस चीज़ की है, ऑफ एन एब्डोमिनो पैल्विक विस्कस, यानी कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो एब्डोमिनो पैल्विक रीजन में लाई करता है और वहाँ पर कैलकुलस कहते हैं स्टोन को, स्टोन उसको जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम कोलिकी पेन रीनल पेन होती है तो अगर आप रीनल सिस्टम को देखें तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स है, किडनी है, यूरेटर है और ब्लैडर है। ठीक है, और यूरेथ्रा है। ठीक है, अब नेम द विस्कस मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व इन दिस केस, इनमरेट्स इट्स नॉर्मल साइट ऑफ कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, एक तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए, उन्होंने हिंट दे दिया, एक तो कंस्ट्रिक्शन जो है वो यूरेटर के अंदर होती है। ठीक है, यूरेटर के अंदर कंस्ट्रिक्शंस होती हैं। इससे हिंट मिल जानी चाहिए कि जो स्टोन है वो यूरेटर में है। और दूसरी बात उन्होंने बताया है कि एब्डोमिनो पाल्विक विसरा है। ठीक है, एब्डो ऐसा कौन सा रीनल सिस्टम का पार्ट है जो एब्डोमिन में भी है और पेल्विस में भी है, तो वो यूरेटर है जो कि किडनी से आ रहा होता है और ब्लैडर जो पेल्विस में पड़ा हुआ है उस तक आकर जो है वो एंड हो रहा होता है। तो इस तरह से आपको पता चल जाना चाहिए दैट इट इज़ यूरेटर। ठीक है, यानी यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। ठीक है, और यूरेटर में 3 कॉन्स्ट्रिक्शंस होती हैं जहाँ पर मोस्ट कॉमन साइट होती है जहाँ पर कैलकुलस यानी स्टोन बन सकता है। ठीक है, और वो 3 कॉन्स्ट्रिक्शंस कहाँ-कहाँ होती हैं? एट द पेल्विक यूरेटर जंक्शन ऑफ द रीनल पेल्विस एंड द यूरेटर, यानी जहाँ से यूरेटर स्टार्ट हो रहा होता है उसके जंक्शन पर एक रीनल पेल्विस और यूरेटर के जंक्शन पर एक होती है। दूसरी बात कि जब यूरेटर पेल्विस में एंटर होता है और कॉमन आइलियक आर्टरी की बाइफरकेशन को क्रॉस करता है। अगर आपको एनाटमी याद हो तो अगर ये हमारे पास ब्लैडर है और ये किडनी है और यहाँ से, सॉरी बहुत रफ डायग्राम है, यहाँ से इसने आकर इसके अंदर एंड करना है। तो इसके पाथ में जब लेट्स सपोज ये पेल्विक इनलेट का लेवल है तो यहाँ पर ये क्रॉस करता है। यहाँ से जो हमारे पास इंटरनल आइलियक कॉमन आइलियक आर्टरी आ रही होती है वो डिवाइड करती है इंटरनल आइलियक आर्टरी और एक्सटर्नल आइलियक आर्टरी में। ठीक है, और वो बिल्कुल इसके यहाँ पर नहीं डिवाइड करी होती है, इसके बिल्कुल पीछे डिवाइड करी होती है। तो इस लेवल पर भी इसका एक जो है वो कंस्ट्रिक्शन होती है इस जगह पर। ठीक है, बिल्कुल इस जगह पर जहाँ पर वो डिवाइड करी होती हैं। उसके बाद है एट द वेजाइको यूरिटेरिक जंक्शन, यानी जहाँ पर ये यूरेटर के सॉरी ब्लैडर के अंदर एंटर हो रहा होता है ना, बिल्कुल उस लेवल पर भी एक कंस्ट्रिक्शन होती है और ये ऑब्लिकली एंटर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये सिनेरियो था फॉर रिलेटेड टू रीनल सिस्टम। ठीक है, इसमें आपने जो है वो जिन बातों को देखना था वो आपको मैंने बता दी है। एब्डोमिनो पैल्विक विस्कस उन्होंने हिंट दे दी है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने हिंट दे दिया लेफ्ट लोअर एब्डोमिन। ठीक है, यानी उसको जो पेन है वो यानी एब्डोमिन के निचले पार्ट में और पेल्विस के शुरू वाले हिस्से में ना उसको कहीं पर यूरेटर के पाथ में अब स्टोन है। कोलिकी पेन से रीनल पेन आपको पता लग जाना चाहिए। और यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्वियसली यूरेटर चूँकि यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक ट्रांसफ़र कर रहा होता है तो उसमें भी जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, दैट्स व्हाई यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है। सेकंड क्वेश्चन है कोर्स एंड रिलेशंस ऑफ इंटरनल आइलियक आर्टरी, दिस इज़ वेरी सिंपल, आप इसको बुक से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको इंटरनल आइलियक आर्टरी का कोर्स मिल जाएगा या आप बुक से देख सकते हैं। ये दिस इज़ नॉट मच ट्रिकी क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग कॉलिसिस्टेक्टमी यानी गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी पेशेंट स्टार्टेड ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। ठीक है, अब उसको ब्लीड होने लग गया। असिस्टेड सर्जन इमीडिएटली पुट हिज फिंगर इनटू द एपिप्लोइक फोरामेन। और अगर आपको याद हो तो एपिप्लोइक फोरामेन क्या होता है, ये कनेक्शन होता है, यानी ये एक विंडो होती है फ्रॉम लेसर सैक टू द ग्रेटर सैक, ये ओनली पाथ है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है। और इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके अपर बॉर्डर में या इसके सुपीरियर बॉर्डर में हमारे पास बाइल डक्ट होती है, हिपैटिक आर्टरी होती है और पोर्टल वेन होती है। ये तीन स्ट्रक्चर्स जिसको हम पोर्टल ट्राइएड भी कहते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई गॉल ब्लैडर की सर्जरी में तो गॉल ब्लैडर और लिवर को सप्लाई करने वाली हिपैटिक आर्टरी ही आ रही होती है। ठीक है, और वो हिपैटिक आर्टरी हमने एपिप्लाइक फोरामेन पर जब असिस्टेंट सर्जन ने फिंगर रख दी तो ये तीनों चीज़ें बंद हो गई। इनके बंद होने से ना ही ये पोर्टल वेन का ब्लड आ रहा है, ना ही हिपैटिक आर्टरी का ब्लड आ रहा है और ना ही बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है, उससे हमारा इतना कोई कंसर्न नहीं है। तो जब ये चीज़ें बंद हो जाएंगी तो जो ब्लीडिंग है वो कम हो जाएगी। सो दैट्स वाई सर्जन ने ऐसा किया।
ठीक है। अब वो पूछेंगे कि यूजिंग योर नॉलेज ऑफ एनाटमी जस्टिफाई द एक्ट ऑफ असिस्टेंट सर्जन एंड आंसर द फॉलोइंग। फिर आपने जस्टिफाई कर दिया, ठीक है, और फिर आपने बताना है कि एपिप्लेक फोरामेन क्या है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया है, और उसकी बाउंड्रीज बतानी है, ठीक है। उसकी बाउंड्रीज आप बुक से देख लीजिएगा, एंटीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियरली क्या होता है, सुपीरियरली क्या होता है और इन्फीरियरली क्या होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो था दूसरा सिनेरियो था। देन वी हैव अनदर सिनेरियो के enlist the sorry, this is about pancreas, this is I think unnecessary. ओके, नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो है, अ मैन हैबिचुअल फॉर अल्कोहलिक इनटेक रिसीव्ड इन इमरजेंसी विद हेमाटोमेसिस। हेमाटोमेसिस बहुत जो है वो इसमें पेट कैरेक्टर है, यानी हेमाटोमेसिस का मतलब होता है ब्लड आ रहा है इन वॉमिटिंग, ठीक है। और अल्कोहलिक पर्सन भी है, और अल्कोहलिक पर्सन का मोस्ट कॉमन डैमेजिंग साइट या डैमेजिंग ऑर्गन जो है वो लिवर होता है, क्योंकि वो डिटॉक्सिफायर होता है। तो इस मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि लिवर से रिलेटेड कोई चीज़ है। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन देयर वाज स्प्लीनोमेगैली अलोंग विद कैपिट मेड्यूसी। स्प्लीनोमेगैली है, ठीक है, और कैपिट मेड्यूसी भी है। कैपिट मेड्यूसी क्या होता है? कैपिट मेड्यूसी होता है दिस इज द अम्बलाइकस, और ये हमारे पास लैटरल बॉडी वॉल्स हैं। तो अम्बलाइकस के अराउंड स्टार शेप पैटर्न में ना वेन्स होती हैं, वो इनलार्ज हो जाती हैं और वो आपको विजिबली नजर आती हैं, इनलार्ज्ड वेन्स। उस साइन को हम कैपिट मेड्यूसी कहते हैं, ठीक है। अब ये साइन क्यों होता है? इफ़ यू हैव स्टडीड पोर्टल सिस्टम, ठीक है, तो हमारे पास कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर पोर्टल सिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड होता है टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, वीनस सिस्टम। क्यों? क्योंकि देखें, नॉर्मली तो पोर्टल वेन से ब्लड जाना है लिवर में, फिर लिवर से इन्फीरियर वेना केवा में जाना है। पोर्टल वेन डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केवा से कनेक्ट नहीं है, इट हैज़ टू गो थ्रू द लिवर हेपेटोसाइट्स एंड देन इट विल एंटर इनटू द इन्फीरियर वेना केवा, बट देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर दिस रूल इज ब्रोकन, लाइक पोर्टल वेन की ब्रांचेस होती हैं जो कि डायरेक्टली सिस्टमिक डिफरेंट सिस्टमिक वेन्स के साथ एनास्टमोस करी होती हैं, डिफरेंट सिस्टमिक वेन्स के साथ ज्वाइन हो रही होती हैं, और डायरेक्टली पोर्टल वेन का ब्लड उन सिस्टमिक वेन्स में जा रहा होता है, ठीक है। अब वो क्या क्या होती हैं? लाइक सबसे पहले ईसोफेगस, जहाँ पर ईसोफेगस और स्टमक का जंक्शन होता है, उस लेवल पर एक पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस होता है, ठीक है। उसको हम वो भी एक है। उसमें वेन्स कौन कौन सी हैं ये आप, अच्छा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस का, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। पहली जगह ईसोफेगस के लोअर बॉर्डर, लोअर लेवल पर हो जाती है, और दूसरी जगह है हमारे पास एनस के लेवल पर, जहाँ पर जो एनल वेन्स हैं उनका, और पोर्टल वेन्स का जो है वो, पोर्टल वेन की ब्रांचेस का हमारे पास होता है एनास्टोमोसिस होता है, ठीक है। एक ये जगह होगी, और एक हमारे पास होती है इधर अम्बलाइकस के लेवल पर, ठीक है। तो जब लिवर में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो पोर्टल वेन में बैकफ्लो आएगा, पोर्टल वेन का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब पोर्टल वेन का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज पोर्टल वेन इज एंटरिंग इनटू द लिवर, और लिवर में मसला है, लिवर में एंटर नहीं हो पा रहा, तो वो बैक फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, और वो बैक फ्लो जो पोर्टल वेन की ब्रांचेस जिनका मैंने अभी बताया है, जो कि सिस्टमिक वेन से कनेक्टेड है, उनके अंदर भी ब्लड ज़्यादा हो जाएगा, और इन स्पेसिफिक जगहों पर डायलिटेशन हो जाएगी वेन्स की, ठीक है। अगर ईसोफेगस वाले जगह पे होगी तो उसे हम ईसोफेजुअल वायरसेस कहते हैं, एनस वाली जगह पे होगी तो उसे हम हेमरॉइड्स कहते हैं, और अगर ये पेरिम्बिलिकल रीजन में, ये स्टार शेप पैटर्न में जो मैंने आपको बताया है, तो इसे कैपिट मेड्यूसी, स्पेसिफिक सिग्नल सिम्टम को हम कैपिट मेड्यूसी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरी इस डिसीज़ का बैकग्राउंड था। अब हमें पता चल गया अल्कोहलिक है, हीमेटोमेसिस हो रही है। हीमेटोमेसिस भी सिरोसिस ऑफ लिवर में होती है, ये भी एक इसका कैरेक्टर है, इसको आप याद रख लें। दूसरी कॉजेज़ में भी होती है, बट अलॉन्ग विद अल्कोहलिज्म और हीमेटोमेसिस है तो आप लिवर सिरोसिस का याद रखें। और जब भी ये साइंस जो तीनों मैंने आपको बताए हैं, कैपिट मेड्यूसी, ईसोफेजियल वायरसेस और हेमरॉइड्स, इन तीनों में पोर्टल हाइपरटेंशन हुई होती है, ठीक है। पोर्टल वेन का प्रेशर ज़्यादा हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि लिवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये तीनों वेन डायलिटेशन होती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फाइंडिंग द सजेस्टेड ऑफ विच डिजीज, तो अब डिजीज आपने बताना है, तो डिजीज है सिरोसिस ऑफ लिवर। गिव एक्सप्लेनेशन फॉर हेमेटोमेसिस एंड कैपिट मेड्यूसी। कैपिट मेड्यूसी का मैंने आपको बता दिया है। हेमेटोमेसिस क्या है? हेमेटोमेसिस द वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, द सोर्स इज जनरली द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, टिपिकली अबव द सस्पेंसरी मसल ऑफ डुडेनम। अच्छा, अपर जीआई ट्रैक से जब भी आपको वॉमिटिंग होती है ना, अपर जीआई ट्रैक में प्रॉब्लम हो, तो हमारे पास ब्लड आता है। द मोस्ट कॉमन अंडरलाइन कॉज फॉर अच्छा, इसमें ईसोफेजियल वायरसेस की वजह से हीमेटोमेसिस हो रही है, ठीक है। क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन है, तो आपके पास जिन जिन जगहों पर भी पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस है, उन सब जगहों पर प्रॉब्लम होने का मसला है। ब्लीडिंग हो सकती है अगर वहाँ पर कोई आर्टरी रप्चर हो। तो जो एक तो कैपिट मेड्यूसी वी हैव डिस्कस्ड, और दूसरा इसमें ईसोफेजियल वायरसेस भी अपीयर हुए हैं इस पेशेंट में। जरूरी नहीं है कि तीनों पेशेंट्स में हेमोरॉइड, ईसोफेजियल वायरसेस और कैपिट मेड्यूसी तीनों चीज़ें अपीयर हों, किसी में एक भी हो सकता है, किसी में दो भी हो सकते हैं। तो इस पेशेंट में दो हुए हैं, ईसोफेजियल वायरसेस भी हुआ है। उन वायरसेस की वजह से जब उसने फूड खाया तो वेन्स की पहले ही डायलिटेशन हुई हुई थी ईसोफेगस के लोअर लेवल पर, तो जो फूड टकराया है उनके साथ तो रप्चर हो गया है, और जो है वो ब्लड फूड के साथ मिल गया है, ठीक है। और उसको फिर वॉमिटिंग हुई है, और उस वॉमिटिंग में ब्लड आया है,
ठीक है, सो दैट्स द पैथोफिजियोलॉजी। Any hematemesis patient with a known history of alcohol abuse should be investigated with an urgent OGD gastric ulceration। अच्छा, इसमें गैस्ट्रिक अल्सरेशन भी हो सकती है, ठीक है, जैसे मैंने बताया ना हीमेटेमेसिस और केसेस में भी हो सकती है। गैस्ट्रिक अल्सरेशन इज अनदर कॉज, उसमें भी वॉमिटिंग आएगी ब्लड में, क्योंकि गैस्ट्रिक वॉल भी ब्रीच हुई होगी, वहाँ पर भी ब्लड निकल रहा होगा, ठीक है। तो अभी हीमेटेमेसिस की कॉज इसोफेजियल वायरसेस है। The most common underlying cause for esophageal varices is portal hypertension resulting from alcoholic liver disease. We have already discussed. और कैपिटमेड्यूसी क्या है कि पोर्टल हाइपरटेंशन में पोर्टोकेबल एनास्टमोसिस मतलब पोर्टल वेन और वेना केबल सिस्टम यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन। एनास्टमोसिस ओपन अप टू फॉर्म डायलेटेड वेन्स, ठीक है, रेडिएटिंग फ्रॉम द अम्ब्लाइकस, जिसको हम कैपिटमेड्यूसी कहते हैं। और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इनलार्ज होंगे? हिपैटोमेगैली होगी, एसाइटिस होगा, वेरिसेस होगा। एसाइटिस यानी प्लूरल कैविटी में भी इनलार्जमेंट हो जाएगी, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, और वेरिसेस वेन्स की डायलेटेशन को कहते हैं। फिर उसके बाद पोर्टल वेन कैसे बनती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, ये सिंपल एनाटॉमी क्वेश्चन है, और हम अभी सिंपल एनाटॉमी क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे, तो ये आप बुक से इसका आंसर देख सकते हैं। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिनेरियो। सो द नेक्स्ट सिनेरियो इज सेम एज द प्रीवियस, बट इसमें थोड़ा सा हेमोरॉइड्स वाला केस आ जाता है। A 55-year-old obese lady came to surgical outdoor with a history of painless bleeding per rectum, यानी उसको rectal bleeding हो रही है while passing stool. On examination, she was found to suffer from internal hemorrhoids. यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि उसको क्या है मसला। Give the anatomical basis of disease, how they differ from external hemorrhoids. Also mention the nerve supply of anal canal. ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, anal canal की nerve supply, blood supply, pectinate lines के ऊपर epithelium क्या होती है, नीचे क्या होती है, ये अभी हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं बताऊँ कि इफ़ दिस इज़ द, ये मेरे पास पूरी एनल कैनाल है और ये पैक्टिनेट लाइन वाला लेवल है, ठीक है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स क्या होते हैं? वेन्स जो है ना पूरी इस इलाके, इस पूरे रीजन में ना फैली हुई है इस तरह से, ठीक है, ये पूरा इस तरह से है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, ठीक है, ये मैंने एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर बनाया है, ये एनल ओपनिंग है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास जब इन वेन्स की डायलेटेशन होती है तो समटाइम्स इंटरनली ये डायलेट हो जाती हैं और यहाँ पर एक स्वेलिंग सी बन जाती है, ठीक है, इसको हम इंटरनल हेमोरॉइड्स कहते हैं। और समटाइम्स क्या होता है, थोड़ा एक्सटर्नली जहाँ पर ये ओपनिंग है इसके लेवल पर वेन्स डायलेटेशन की वजह से हेमोरॉइड्स बन जाते हैं, तो दीज आर नोन एज एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, ठीक है। बेसिस एनाटॉमिकल वही है, पोर्टो सिस्टेमिक हमारे पास एनास्टमोसिस की डायलेटेशन की वजह से, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से ये होता है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। इंटरनल हेमोरॉइड्स आर द वेरिकोसिटीज़ कहते हैं वेन्स की डायलेटेशन को, और द ट्रिब्यूटरीज, अच्छा इसमें वेन्स कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रही होती हैं? सुपीरियर रेक्टल वेन एंड कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द वेन विच लाई इन द एनल कॉलम्स एट द 3, 7, 9 o'clock पोजीशन एंड द पेशेंट इज व्यूड इन लाइथोटमी पर्टिकुलरली लायबल टू बिकम वेरिकोज। यानी अगर आप इसने पेशेंट को लाइथोटमी पोजीशन होती है, नीज फ्लेक्स्ड, हिप जॉइंट एक्सटेंडेड, ठीक है, उस पोजीशन में अगर हम दिखाएं तो जो अगर हमें ये एनल ओपनिंग नज़र आएगी ना, तो इसमें 3 o'clock पोजीशन पर जो वेन्स होती हैं, 7 o'clock पोजीशन पर जो वेन होती है और 9 o'clock पोजीशन पर जो वेन होती हैं, ये वाली वेन्स जो हैं डायलेट होती हैं, ठीक है। उसके बाद है दीज अकर इन अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल वेयर द म्यूकस मेम्ब्रेन इज इनोवेटेड बाय, अभी इंटरनल है, तो जो इंटरनल वाले हैं ये अपर हाफ ऑफ एनल कैनाल, यानी कि यहाँ पे भी हो सकते हैं, बट ये मोस्ट कॉमनली इस जगह पर होते हैं, इस पूरे पाथवे में इंटरनली ये कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। वेयर द म्यूकस मेम्ब्रेन इज इनोवेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स। अच्छा, अगर हम अभी नर्व सप्लाई भी पढ़ेंगे, तो जो पैक्टिनेट से ऊपर वाला पार्ट है ये ऑटोनॉमिकली सप्लाई होता है, बट जबकि लोअर पार्ट है इसमें ऑटोनॉमिक सप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो ये अपर पार्ट में मोस्ट कॉमन होती हैं, और ऑटोनॉमिक डिफरेंट नर्व जहाँ पर इनोवेट करी होती हैं, दे आर पेनलेस, ठीक है, एरा सेंसिटिव ओनली टू स्ट्रेच, क्योंकि अपर पार्ट पर पेन फाइबर्स नहीं होते, पेन फाइबर्स लोअर पार्ट पे होते हैं, तो ये पेनलेस होते हैं, और सिर्फ स्ट्रेच करने पर ये जो हैं वो ये पेन कॉज करते हैं, बिकॉज दे आर ओनली सेंसिटिव टू स्ट्रेच। उसके बाद टाइप्स क्या होती हैं? इंटरनल हेमोरॉइड्स, इंटरनल फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। इंटरनल हेमोरॉइड्स आर इनिशियली कॉन्टिन्यूड विद इन द एनल कैनाल, अगर वो एनल कैनाल के अंदर ही हैं तो उन्हें हम फर्स्ट डिग्री कहते हैं, ठीक है। यानी इफ़ आई ड्रॉ, तो ये मेरे पास अगर ये हमारे पास इस तरह से है, ये पैक्टिनेट लाइन है, तो अगर ये इस कैनाल के अंदर ही रह रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह पर ही है, तो ये फर्स्ट डिग्री है। एक्सट्रूड फ्रॉम द एनल कैनाल डेफिकेशन बट रिटर्न इन द एंड ऑफ एक्ट, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑन द एक्ट ऑफ स्टूल पासिंग ये बाहर आ रहे हैं, बट जैसे ही आपने स्टूल पास कर लिया वापस अंदर चले गए हैं, तो फिर दे विल बी नोन एज सेकंड डिग्री। और थर्ड डिग्री होती है प्रोलैप्स एंड रिमेन आउटसाइड द इनर, यानी अब ड्यूरिंग स्टूल वो बाहर आ गया है, बट वो अब स्टूल पास करने के बाद अंदर नहीं जा रहा, तो हमारे पास जो है इसको हम थर्ड डिग्री कहेंगे। कॉजेस क्या क्या हो सकती हैं? कंजेनिटल वीकनेस ऑफ द वेन वॉल, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन, कंजेनिटल वीकनेस हो अगर वेन्स की वॉल्स की, तो ऑब्वियसली वो डायलेट होने के उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, प्रेगनेंसी, ट्यूमर ऑफ रेक्टम, तो इस वजह से जो है वो हेमोरॉइड्स हो सकते हैं। देन वी हैव नर्व सप्लाई ऑफ एनल कैनाल, ठीक है, अबव द पैक्टिनेट लाइन, बिलो द पैक्टिनेट लाइन और पैरी एनल स्किन।
और फिर ये इनकी एपिथेलियम्स लिखी हुई हैं। अबव द पेक्टिनेट लाइन हमारे पास नर्व सप्लाई, जैसे मैंने बताया है, विसरल होती है या ऑटोनॉमिक होती है, ठीक है, जो इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से आ रही होती है, ठीक है। इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस हमारे पास जो है वो आपको पता है सीलियक सुपीरियर मेसेंटेरिक सॉरी सीलियक प्लेक्सस, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्स, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस एंड इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस हमारे पास जो है वो ऑटोनॉमिक प्लेक्सस हैं, जिनके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, और वो उनसे फाइबर्स आ रहे होते हैं इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक वाले से, और वो इसको अबव द पेक्टिनेट लाइन सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और इट इज़ सेंसिटिव ओनली टू स्ट्रेच। और सेकंड वाला है जो पेन सेंसिटिव एरिया है, इसकी नर्व सप्लाई सोमैटिक होती है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल एनल मसल्स होते हैं, ठीक है। और दिस इज अप्लाइड बाय द इन्फीरियर रेक्टल नर्व। पेरीएनल स्किन की जो हमारे पास कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि ये स्किन का वाला पार्ट आ जाता है। अगर एनस की एनल मिकोजा की बात करें तो वो अबव द पेक्टिनेट लाइन क्यूबॉइडल होता है, ठीक है, क्यूबॉइडल और कलमनर होता है। जबकि अगर हम उसको पेक्टिनेट लाइन से नीचे देखें एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर वाली पार्ट में, तो वो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज होता है, ठीक है। ये आप एक्स्ट्रा बात है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इट इज़ इनसेंसिटिव टू पेन, ये बात याद रखनी है, बिलो द पेक्टिनेट लाइन वाला लेवल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, सिनेरियो तो नहीं है, बट इज एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस, ठीक है। ये आप जरूर इसको प्रिपेयर कीजिएगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पास पेपर में आया हुआ है। हाउ इंट्रापेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस इन्फेक्शंस फ्रॉम एब्डोमिन स्प्रेड टू पेल्विस, यानी इन एब्डोमिन के जो इन्फेक्शंस हैं वो हमारे पास पेल्विस में कैसे जाते हैं। सो एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारे पास पेरिटोनियम की इन्फ्लेमेशन हो जाए या पेरिटोनियल फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम रिमूव करने के लिए जो प्रोसीजर करते हैं ना, उसको हम कहते हैं पैरासिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें इट ट्रीटमेंट जनरलाइज पेरिटोनाइटिस इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ एसाइटिक फ्लूइड एंड प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज डोजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो वो भी हम पेरिटोनियम में थ्रू दिस प्रोसीजर ही दे रहे होते हैं। ओकेजनली मोर लोकलाइज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड में हैव टू बी रिमूव्ड फॉर एनालिसिस, और अगर कोई इन्फेक्शन है सवियर तो फिर हम पेरिटोनियल फ्लूइड एनालिसिस भी करते हैं, और उसमें भी हम इस प्रोसीजर से सैंपल ले सकते हैं। सर्जिकल पंक्चर ऑफ पेरिटोनियल कैविटी फॉर द एस्पिरेशन ऑफ ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड, इसको हम कहते हैं पैरासिंथेसिस। एस्पिरेशन के लिए भी, ठीक है, अगर आप या आपने ड्रेन करना है तो भी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पंक्चर करते हैं, तो इस प्रोसीजर को हम पैरासिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप पेल्विस के अंदर थ्रू द वेजाइना, अगर आप रेक्टो वेजाइनल पाउच में फ्लूइड ड्रेन करना चाहते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम कर्डोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। आफ्टर इंजेक्शन ऑफ अ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, अ नीडल और ट्रोकर एंड अ कैनुला, तो हम वो इंसर्ट करते हैं इंट्रोलिटरल एब्डोमिनल वॉल में, वो पेरिटोनियल कैविटी में जाता है लीनिया अल्बा के जरिए से, और फिर जो है वो हम उस नीडल से उसको एस्पिरेट कर देते हैं, ठीक है। इसके बारे में बस आपको डेफिनेशन और इसका प्रोसीजर थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद इंट्रापेरिटोनियल इन्फेक्शंस जो कि एब्डोमेन से पेल्विस में जाते हैं, वो कैसे जा सकते हैं। द पैराकोलिक गटर्स आर ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज दे प्रोवाइड पाथवेज टू द फ्लो ऑफ एसाइटिक फ्लूइड एंड द स्प्रेड ऑफ इंट्रापेरिटोनियल इन्फेक्शंस। पैराकोलिक गटर क्या है, कॉलिक कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को कॉलन, ठीक है। तो जो हमारे पास असेंडिंग ट्रांसवर्स और असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलन वाला लेवल है उसके, और हमारे पास जो बॉडी वॉल है हमारी, उनके दरमियान जो स्पेस होती है उसको हम पैराकोलिक गटर कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है। उसके बाद है पिरामिड मटेरियल जो कि एब्डोमेन में आपको पेरिटोनियल कैविटी में मिलेगा, कैन बी ट्रांसपोर्टेड अलोंग द पैराकोलिक गटर इनटू द पेल्विस, स्पेशली व्हेन द पर्सन इज अपराइट ड्यू टू ग्रेविटी, वो पैराकोलिक गटर में लोअर साइड पर अक्यूमुलेट होगा और इट कैन एंटर इनटू द पेल्विस। Now we will move on to our next scenario. A 9-year-old girl was brought to surgical emergency with acute pain in right lower abdominal quadrant. अगर आप right lower abdominal quadrant देखें तो right ilia fossa बनता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको फीवर है और फर टंग है। ऑन एग्जामिनेशन देयर वाज टेंडरनेस एंड रिजिडिटी इन द पेन अफेक्टेड एरिया, रिजिडिटी है और टेंडरनेस है, ये सारे फीचर्स आपको इन्फेक्शन की तरफ लीड करने चाहिए, बिकॉज जिनों के इन्फेक्शन के अंदर आपको फीवर मिलेगा, पेन मिलेगी, ठीक है, टेंडरनेस मिलेगी। तो इन्फेक्शन में इन्फ्लेमेशन होती है, तो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है इस क्वाड्रेंट के अंदर, दैट इज द अपेंडिक्स। फिजिकल एंड क्लिनिकल टेस्ट कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आप इसका डायग्नोसिस पढ़ने से पहले खुद बनाने की कोशिश करें, क्या आप सही डायग्नोसिस पर पहुँच रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पहुँच रहे तो यू नीड मोर प्रैक्टिस। Applying your knowledge of anatomy, the factors which predispose appendix to infection and perforation. Also mention the blood supply and nerve supply of referred pain of appendicitis. Referred pain क्यों होती है? अच्छा, इसमें आपने नॉर्मली ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स, वो आपने एनाटमी से करनी है। फैक्टर्स मैं बता देती हूँ कौन कौन से इन्फेक्शन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको अपेंडिसाइटिस कॉज कर सकते हैं। बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन हो सकती है वहाँ पर, अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए पेंडिकुलर ल्यूमेन की, बिकॉज एज यू नो द एनाटमी ऑफ अपेंडिक्स, तो अगर हमारे पास ये लार्ज इंटेस्टाइन है तो इसके यहाँ पर करके हमारे पास छोटी सी अपेंडिक्स होती है, तो अगर कोई फूड आए स्मॉल इंटेस्टाइन से इसके अंदर आ रहा है और वो थोड़ा बड़ा पार्टिकल है जो इसके एंट्रेंस को ब्लॉक कर दे, तो फिर क्या होगा, इसके अंदर
हमारे पास अपेंडिसाइटिस हो सकता है, ठीक है। लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया हो सकता है बिकॉज इट इज़ अ लिम्फॉइड ऑर्गन, तो वहाँ पर अगर लिम्फेटिक जो है वो चैनलिंग बहुत इंक्रीज हो जाए, बहुत एक्यूमुलेशन हो जाए लिम्फोसाइट की, तो भी हमारे पास जो है वो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, स्टोन्स हो सकते हैं, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, सीकम का कैंसर हो सकता है, ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन में बस मैंने आपको डायग्नोसिस बताना था कि आपने कैसे करना है एक्यूट अपेंडिसाइटिस का। एक्यूट पेन है तो इसलिए एक्यूट अपेंडिसाइटिस, ओके। तो नेक्स्ट सिनेरियो इज ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, ये हमने पहले भी एक किया है कि सर्जन ने स्टोन पुट किया आपको एक फोरामन पर, ठीक है। तो ये वही वाला है सारा, इसको रिपीट नहीं करेंगे। So next scenario is a 42 years old obese woman with 7 children is brought to a local hospital by her daughter. A physical examination and her radiograph revealed that a large gallstones have ulcerated through the posterior wall of fundus of gallbladder into the intestine. Ulceration हो गई है, gallstones का केस है। तो which part of intestine is most likely to initially contain gallstones? ठीक है, आपने रिलेशन, अब ये रिलेशन वाला क्वेश्चन है। गॉल स्टोन्स के गॉल ब्लैडर के बिल्कुल पीछे हमारे पास कौन सा इंटेस्टाइनल पार्ट होता है, ठीक है। तो into the intestine, which part of intestine is most likely to initially contain gallstones and why, ठीक है। ये भी हम देखते हैं। डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ बाइल डक्ट एंड विद इट्स रिलेशन, दिस विल वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस। तो आपके पास अगर आपने रिलेशन पढ़े हों गॉल ब्लैडर के, तो गॉल ब्लैडर हमारे पास लाई कर रहा होता है, दिस इज द लिवर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास अगर गॉल ब्लैडर है नीचे, तो ये बिल्कुल आगे पड़े होते हैं हमारे पास, इनके पीछे पड़ी होती है, यहाँ पर तो नहीं एग्जैक्टली बट गॉल ब्लैडर जो है वो इसके पीछे आ रही होती है ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है। यहाँ पर आ रही होती है ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम फिर चली जाती है ट्रांसवर्स कोलोन के पीछे, और फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, ट्रांसवर्स कोलोन इसके आगे आ रही होती है, ठीक है। तो ये जो है ये गॉल ब्लैडर का रिलेशन यहाँ ट्रांसवर्स कोलोन से होता है। तो ट्रांसवर्स कोलोन का जो बिगनिंग पॉइंट है वहीं से जो है हमारे पास हमें स्टोन मिलेगा, और बिकॉज ऑफ फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर लाइज इंटीरियर टू इट, ठीक है। उसके बाद कोर्स है, कोर्स हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल एनाटॉमी क्वेश्चन है, यू कैन चेक एंड रीड। नेक्स्ट इज अ पेशेंट वाज डायग्नोस्ड रप्चर ऑफ अल्सर ऑन द पोस्टीरियर गैस्ट्रिक वॉल, स्टमक अल्सर है वो रप्चर हो गया है पोस्टीरियर गैस्ट्रिक वॉल से। द गैस्ट्रिक कंटेंट्स विद एंटर व्हिच सैक, अगर आपको पता हो तो स्टमक के पीछे कौन सा सैक होता है, लेसर सैक होता है, ठीक है। गिव द वॉल्स एंड नेम द कम्युनिकेशन ऑफ द सैक, ऑल्सो मेंशन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कंटेंट्स विल एंटर इन लेसर सैक, बाउंड्रीज क्या है हमारे पास इंटीरियर वॉल में, ये बाउंड्रीज आपको नॉर्मल एनाटॉमी में मिल जाएंगी, यू कैन डिस्कस, और आप वहाँ से कर सकते हैं बाकी सारा। What are the points a surgeon considers in giving incisions? What is safest site for abdominal incision? Give reasons. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में 2-3 बार आया हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको भी अच्छी तरह देख लेना है। तो वो कौन से पॉइंट्स हमें कंसीडर करना चाहिए, प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस, ठीक है। आपका डायग्नोसिस बहुत परफेक्ट होना चाहिए, आप गलत जगह इंसिजन देकर गलत ऑर्गन को अप्रोच ना कर लें, ठीक है। दूसरी बात, द स्पीड विद विच द ऑपरेशन नीड्स टू बी परफॉर्म्ड इन मेजर हेमरेज, यानी ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा हेमरेज होने के चांसेस हैं, वहाँ पर आपकी ऑपरेशन की स्पीड कितनी होनी चाहिए। हैबिट्स ऑफ द पेशेंट की हालत कैसी है, प्रीवियस एब्डोमिनल ऑपरेशन कोई पहले तो नहीं हुआ हुआ, पोटेंशियल प्लेसमेंट्स ऑफ स्टोमास, ठीक है। स्टोमास क्या होते हैं, ठीक है, यानी हैबिटस हमारे पास ये है कि पेशेंट कैसे परसीव करता है सर्जरी को, उसका हेल्थ, यानी वो मतलब ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट तो नहीं है इस तरह का, ठीक है। और उसके बाद स्टोमास, पोटेंशियल प्लेसमेंट ऑफ स्टोमास, यानी स्टोमास कहाँ कहाँ है, यानी अगर उसकी पहले कोई सर्जरी हुई या उसको यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो एब्डोमिनल कैविटी में होल करके हम वेस्ट मटेरियल को डिस्कार्ड करते हैं, तो वो स्टोमास कितने हैं, कहाँ प्लेस करना है अगर हम वो करने जा रहे हैं, ठीक है। वो डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए भी होता है और यूरिनरी ट्रैक के लिए भी होता है। सो द सेफेस्ट साइट फॉर एब्डोमिनल इंसिशन शुड बी मेड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ क्लीवेज इन द स्किन सो दैट अ हेयर लेंथ स्कार इज प्रोड्यूस एंड दैट स्कार इज ईजी टू रिपेयर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आप अगेंस्ट द क्लीवेज लाइंस आप लगाएं। तो ये हमारे पास सेफेस्ट साइट होगी फॉर एब्डोमिनल इंसिशन। अच्छा, ये हमारे पास एक आइडियली सेफ कंडीशन है एब्डोमिनल इंसिशन के लिए। लीनिया एल्बा हमारे पास सेफेस्ट साइट है बिकॉज क्यों, एडिक्वेट एक्सपोजर ऑफ मोस्ट इफ नॉट ऑल द एब्डोमिनल विसरा, इससे क्योंकि लीनिया अल्बा बिल्कुल आपके अम्बिलिकल कॉर्ड से क्रॉस करते हुए बिल्कुल सेंटर के अंदर है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर इंसिजन लगाएंगे तो आपके पास सारे एब्डोमिनल विसरा का व्यू होगा ऑलमोस्ट एडिक्वेट, ठीक है। सिर्फ अपेंडिसाइटिस के लिए आपको थोड़ा साइड पर जाना पड़ेगा अगर अपेंडिक्स की सर्जरी करें, अदरवाइज इंटेस्टाइनल की सर्जरी है तो फिर आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। मिनिमल ब्लड लॉस, ठीक है, इंसिजन इज थ्रू द लीनिया अल्बा, तो यहाँ पर ब्लड लॉस भी कम होता है। तो ये हमारे पास के कुछ फ़ायदे हैं। मिनिमल नर्व इंजरी है, मिनिमल मसल इंजरी है, कैन बी क्विकली मेड जस्ट एज एन इमरजेंसी एंड क्विकली क्लोज विद मास क्लोजर टेक्निक, ठीक है। ये जल्दी से हम इसको कर भी सकते हैं, फिर जल्दी से हम इस इंसिजन को क्लोज भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे इंसिजनल हर्निया का पूछा गया था कि इंसिजनल हर्निया क्या होता है। हर्नियाज के सिनेरियोज भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है।
इंसिजनल हर्निया इज अ हर्निया दैट अकर्स थ्रू अ प्रीवियसली मेड इंसिजन इन द एब्डोमिनल वॉल, यानी कोई इंसिजन आपको लगा था सर्जरी की वजह से, वो पोटेंशियल वीक पॉइंट बन गया है जहाँ से आपके एब्डोमिनल कॉन्टेंट्स जो हैं वो बल्ज आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हर्निया को इंसिजनल हर्निया कहते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि आपका जो इंसिजन है उसका साइज़ क्या है, ओबेसिटी तो नहीं है, इनएडिक्वेट फेशियल क्लोजर, यानी वो सही से क्लोज नहीं हुआ, उसकी हीलिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद है कि इंसिजनल हर्निया और रिकरेंट हर्निया सेम नहीं है। रिकरेंट हर्निया इसके पहले आपको कहीं हर्निया था और वो हर्निया दोबारा अपीयर हो गया, और इंसिजनल हर्निया स्पेशली थ्रू इंसिजन होता है, ठीक है। आफ्टर दैट प्रीवियस ऑपरेशन द सर्जन विल हैव टू क्लोज द लेयर्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल विद स्टिचेस। समटाइम्स दिस क्लोजर सिंपली कम्स अपार्ट, फेल्स टू हील प्रॉपर्ली इन द फर्स्ट प्लेस, और जस्ट कम्स अपार्ट विद टाइम। तो इस इट विल कॉज सर्जिकल इंसिजनल हर्निया, ठीक है। सो नेक्स्ट सिनेरियो इज़ अ पेशेंट ऑफ लिवर सिरोसिस। अब यहाँ पर उन्होंने खुद बता दिया है कि लिवर सिरोसिस है, वॉज ब्रॉट टू इमरजेंसी रूम विद ब्लीडिंग, इसोफेजियल वायरसेस, सेम हेमेटोमेसिस वाला केस है, इसोफेजियल वायरसेस है, कॉज क्या होगी, साइट्स बताएं पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस की, और कैपिट मेड्यूसी क्या होता है, और पोर्टल हाइपरटेंशन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है। पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस की ये 3 साइट्स भी बता दी हैं, ठीक है। कैपिट मेड्यूसी क्या हो गया ये भी बता दिया है। ये नहीं हमने डिस्कस किया कि ये कम कैसे कर सकते हैं। इसको एंडोस्कोपिक थेरेपी होती है, उसके ज़रिए से हम जो है वो देखते हैं कि कहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन हैं जिसमें हम जो है वो मेडिसिन देंगे पेशेंट को, ताकि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ताकि जो हाइपर टेंशन है वहाँ के मसल स्पाज्म में गए हुए हैं उनके ज़रिए से हम जो है वो उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टो सिस्टमिक शंट, हम दूसरे पाथवेज देंगे ताकि वहाँ से ब्लड जो है वो ड्रेन हो सके बाय डिफरेंट शंटिंग मैकेनिज्म्स। और डिस्टल स्प्लीनोरीनल शंट, ठीक है, ये भी एक और शंट है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये भी सेम आपको पता है कितनी बार आ रहा है, ठीक है। 60-year-old मैन प्रेजेंटेड विद स्टैंडर्ड सबक्यूटेनियस वेन्स, कैपिट मेड्यूसी का केस है, ठीक है। क्योंकि anterior abdominal wall radiating from umbilicus, what is the name and cause of his clinical picture, write the formation and termination of main vessels involved here। अब यहाँ पर वेसल्स के नाम आपने बतानी है, पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन, वेना केवल ऑब्स्ट्रक्शन, और यहाँ पर वेन्स हमारे पास स्प्लेनिक वेन्स है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन्स है, और जो सिस्टेमिक वेन्स है उसमें इन्फीरियर मेसेंटेरिक, गैस्ट्रिक, हेपेटिक वेन्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो पोर्टल वेन्स और ये वाली सिस्टेमिक वेन्स, और ये सारी सिस्टेमिक वेन्स हैं, और पोर्टल वेन की ब्रांचेस और इनके दरमियान जो है वो एनास्टोमोसिस हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव उसके बाद है 60-year-old woman presented with jaundice. On examination, her gallbladder was enlarging. Investigation revealed cancer of head of pancreas. ठीक है, गॉल ब्लैडर इनलार्ज क्यों हो रहा है? क्योंकि जब कैंसर है हेड ऑफ पेंक्रियास का, तो हेड ऑफ पेंक्रियास के पास ही बाइल डक्ट ने एंटर होना है ड्यूडेनम में। तो जब वो इनलार्ज होगा तो बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होगी, बाइल का बैकफ्लो होगा और गॉल ब्लैडर इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। और गॉल ब्लैडर जब इनलार्ज होगा, बाइल नहीं आ रहा, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन आने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जॉन्डिस होगा, क्योंकि लिपिड की जो हमारे पास बिलीरुबिन है उसकी एक्सक्रीशन नहीं होगी, ठीक है। नेम द स्ट्रक्चर पोस्टीरियर रिलेटेड टू द हेड ऑफ पेंक्रियास, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, थर्ड पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। व्हाट इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साइंस एंड सिम्टम्स इन दिस पेशेंट, बिकॉज बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन है, ये मैंने आपको बता दिया है। व्हाट इज हेपेटोपेंक्रियाटिक एम्पुला, वॉल ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अच्छा, हिपैटोपेंक्रियाटिक एम्पुला होता है जहाँ पर पेंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट मिलते हैं और वो छोटी सी स्वेलिंग बनाते हैं बिफोर ओपनिंग इनटू द ड्यूडेनम, उसको हम कहते हैं हिपैटोपेंक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सिनेरियो था। अच्छा, जो सिनेरियोस आपने याद रखने, हर्निया का सिनेरियो, सारे हर्नियाज, इंग्वाइनल हर्नियाज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो इधर आएगा आई गेस, ठीक है। इंग्वाइनल हर्निया का सिनेरियो लाइक दिस, ठीक है, ये है हमारे पास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। अगर मैं आपको ब्रॉडली बताऊं तो हमारे पास जो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा ना, क्योंकि वो थ्रू हेजलबैक ट्रायंगल होता है। अगर आपने इसकी एनाटमी नहीं पढ़ी तो गो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो थ्रू द एनाटमी। हेजलबैक ट्रायंगल से जो हर्निया आता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ठीक है। उसमें जो सिम्टम आएगा कि ऑन कफिंग, आपको जो सिनेरियो में दिया गया होगा ना वो ये होगा कि ऑन कफिंग जो है पेशेंट के इंग्वाइनल रीजन से एक लंप बाहर आ रहा है, और वो उसका स्पेसिफिक हॉलमार्क क्या बताएंगे कि प्यूबिक ट्यूबरकल से थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो अगर ये वाला आपको मिलता है तो प्यूबिक ट्यूबरकल से ऊपर हमारे पास हेजलबैक ट्रायंगल होता है, और वहाँ पर जो आएगा वो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा, तो आप वो लिखेंगे डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है। और अगर ऐसा हर्निया है कि वो कफ करता है बट द थिंग अपीयर्स लाइक इन द स्क्रॉटम और अलोंग द पाथ ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग या सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से आपको एक लंप बाहर नजर आ रहा है, ठीक है। तो आपने सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग का आपको सरफेस एनाटमी आनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ होता है, वो प्यूबिक ट्यूबरकल से लैटरली होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा, और उसमें आपको लिखा होगा कि वो स्क्रोटम में जा रहा होता है, ठीक है। जैसे इस सिनेरियो में है, एन ओल्ड पेशेंट ऑफ 65 years of age developed a swelling in inguinal region which was extending into the scrotum when examined. With your knowledge of anatomy, name the canal involved. It is inguinal canal, give its extent, ये anatomy का क्वेश्चन है, and structures forming walls, this is about the anatomy। उसके बाद है आपने दोनों inguinal hernias में 4 differentiating points लिखने हैं।
जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं कि आपकी अगर इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल वीक है, जैसे हेज़लबैक ट्रायंगल एक पोटेंशियली वीक पॉइंट है, तो अगर वो ऑलरेडी वीक है तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और प्रोसेसिस वेजाइनालिस की अगर पेटेंसी हो गई है तो इसके लिए आपको एनाटॉमी पढ़नी, एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी चाहिए। उसके अंदर डिटेल से प्रोसेसिस वेजाइनालिस का कॉन्सेप्ट है। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले लेक्चर के अंदर भी ये बताया हुआ है, जो एंडो मॉड्यूल और एंडो एंड रिप्रोडक्टिव मॉड्यूल का लेक्चर है, उसके अंदर इसके बारे में डिटेल से बताया हुआ है, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट लेक्चर। फ्रीक्वेंसी बताई हुई है, दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। एग्जिट फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, पेरिटोनियम प्लस ट्रांसवर्सालिस फेशिया डायरेक्ट वाला, ठीक है, पेरिटोनियम को ट्रांसवर्सालिस फेशिया से कवर्ड है और उसको जो है वो उसके अंदर से बाहर आ रहा है। इनडायरेक्ट वाला आपके पास जो है वो पेरिटोनियम ऑफ परसिस्टेंट प्रोसेसिस वेजाइनालिस प्लस ऑस्ट्री फेशिया कवरिंग द कॉर्ड, ठीक है, क्योंकि स्क्रोटम की कवरिंग्स अगर आपने पढ़ी हो तो इंग्वाइनल कैनाल से स्क्रोटम में हमारे पास स्पर्मेटिक कॉर्ड आ रही है और स्पर्मेटिक कॉर्ड की कवरिंग्स में डिफरेंट लेयर्स हैं, परसिस्टेंट प्रोसेसिस वेजाइनालिस की लेयर्स हैं और फेशियल लेयर्स हैं, तो वो सब ने इस हर्निया को भी कवर किया होगा। कोर्स क्या है, वो थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल है इंडायरेक्ट वाला, और डायरेक्ट वाला हमारे पास जो है वो प्रोसेसेस पास थ्रू अराउंड द इंग्वाइनल कैनाल यूली ट्रेवर्सिंग, दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। आप इसको हेज़लबेक ट्रायंगल और जो आपने नेट में पढ़ा है सिंपल वो भी लिख सकते हैं। एग्जिट फ्रॉम इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल वाया सुपरफिशियल रिंग लेटरल टू कॉर्ड, रेयरली एंटर स्क्रोटम, ठीक है। ये अच्छा, ये सुपरफिशियल रिंग यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है, सुपरफिशियल रिंग से ये बाहर नहीं आता। सुपरफिशियल रिंग के ऊपर हमारे पास जो पोटेंशियली वीक एरिया है एब्डोमिनल वॉल का, वहाँ से बाहर आता है, तो वो आपने याद रखना है, और ये स्क्रोटम में एंटर नहीं होता, जबकि ये वाला एंटर होता है और ये सुपरफिशियल रिंग से ही बाहर आएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है। दिस इज अनदर सिनेरियो, लेसर सैक वाला, ठीक है, विद कंप्लेंट्स ऑफ, अच्छा, 30-year-old मेल पेशेंट केम टू इमरजेंसी विद कंप्लेंट ऑफ एपिगैस्ट्रिक पेन विच एग्रेवेट्स विद फूड इनटेक, ठीक है। फूड इनटेक से जो चीज़ एग्रेवेट हो और वो एपिगैस्ट्रिक पेन है, इट 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 शुड बी रिलेटेड टू द गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। ऑन गैस्ट्रोस्कोपी, अच्छा ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्वेश्चन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर सिनेरियो आपने समझना है कि अगर आपको इधर गैस्ट्रिक अल्सर का नाम भी दिया होता है डायग्नोसिस, तो यू हैव टू डायग्नोस कि अगर फूड इनटेक पर गैस्ट्रिक अल्सर वर्सन क्यों होता है। गैस्ट्रिक अल्सर इज ड्यू टू एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन, और जब आप फूड लेते हैं तो यू नो कि आपके एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, तो वो और ज़्यादा वर्स करेगी सिचुएशन को। दैट्स वाई फूड इनटेक के साथ जो है ये एग्रेवेशन हो रही है एपिगैस्ट्रिक पेन की, ठीक है। तो आपको पता लगना चाहिए कि इट इज़ गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। और अगर साथ में अगर यही पेन है, साथ में फीवर है और पेन है और ये सारा कुछ है, तो फिर इट शुड बी एन इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शन, और गैस्ट्रिक अल्सर का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है बाय एच पायलोरी, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है, आपको थोड़ा सा मोल्ड करके सिनेरियोज ये वाले आ सकते हैं, ठीक है। और फिर इस अल्सर ने परफोरेट किया पोस्टीरियर वॉल को स्टमक, पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक विच में परफोरेट इन द पेरिटोनियल सैक बिहाइंड द स्टमक, बिहाइंड द स्टमक वी हैव लेसर सैक, उसके बाद उसकी बाउंड्रीज और उसकी सप्लाई वगैरह लिखनी है, तो वो आप यू कैन रीड। देन वी हैव अ 35-year-old, a 15-year-old teenager came to ER with history of severe abdominal pain, vomiting and fever. Infection है, ठीक है, inflammation होगी। After investigation, diagnosis of acute appendicitis was made and appendectomy was planned. अब यहाँ पर बताया कि अपेंडेक्टमी के लिए कौन सा इंसीजन होगा, वो आपने बताना है। मेंशन द साइट ऑफ इंसीजन, एनुमरेट द वेरियस एब्डोमिनल सर्जिकल इंसीजन्स, और फिर आपने ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज। हम सिर्फ इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था अपेंडेक्टमी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। फीवर वगैरह इन सब चीज़ों में, वॉमिटिंग है, फीवर है, पेन है, तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट पेन होगी, ठीक है। और इसके अंदर इंसीजन कौन सा देंगे, मैकबर्नीज इंसीजन होता है, ठीक है, और मैकबर्नीज पॉइंट पर होता है, हम ये भी दे सकते हैं। ग्रिड आयरन इंसीजन भी दे सकते हैं, ठीक है, और ट्रांसवर्स यानी हॉरिजॉन्टल इंसीजन भी दे सकते हैं। मैकबर्नी इंसीजन क्या होता है कि अगर हमारे पास जो है वो ये एब्डोमेन है और यहाँ पर अपेंडिक्स पड़ी हुई है ना, ये हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस का लेवल है और ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है। तो इस इंग्वाइनल लिगामेंट एंटीरियर सुपीरियर आइलेक्स स्पाइन और प्यूबिक टिम्बल ऑलमोस्ट मिड में मैकबर्नीज पॉइंट होता है, ये 2/3 पे होता है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आप बुक से देख लीजिएगा। इस लेवल पर हम एक इंसीजन देते हैं और यहाँ से हम अपेंडिक्स को जो है वो रिमूव कर देते हैं, तो इसको मैकबर्नीज इंसीजन कहते हैं, ठीक है। और जो ग्रिड इंसीजन होता है वो हम रेक्टस एब्डोमिनस मसल होता है, आई गेस उसके अलॉन्ग यहाँ पर लोअर साइड पर देते हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। आप इंसीजन को अच्छी तरह सारे इंसीजन को पढ़ लीजिएगा कि कौन सा इंसीजन हम किस सर्जरी के केस में देते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पर सारे इंसीजन दिए गए हैं, नाम दिए हुए हैं, आपने देख लेना है किस किस केस में हम जो है ये देते हैं और कौन कौन सा नहीं देना चाहिए। पैरारेक्टस इंसीजन एंड सॉरी दिस वाज पैरारेक्टस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये नहीं देना चाहिए, और इंग्वाइनल इंसीजन है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास है जी
मिडिल एजड वुमन विद कॉलिक की पेन, यानी रीनल सिस्टम की पेन है इन हर लेफ्ट लोअर एब्डामिन, डिस्पोज टू हैव कैलकुला इन द इप्सिलेटरल यूरेटर, ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस करें, यूरेटरिक स्टोन्स हैं, इसको आपने एनाटॉमिकल रीजन देनी है इस पेन की बीइंग रेफर टू द मेंशन रीजन, ठीक है। अब उसको कैलकुलाई है इप्सिलेटरल यूरेटर में लेफ्ट लोअर एब्डामिन में पेन क्यों हो रही है। अच्छा, ये हम बताते हैं। व्हाट इज यूरिनरी ब्लैडर बेड, नेम द स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग इट इन फीमेल, ठीक है। तो एनाटॉमिकल रीजन क्या है, द पेन इज रेफर टू द क्यूटेनियस नर्व्स, ठीक है, वो विसरा है, उसको पेन नहीं होगी, उसके जगह पर जो क्यूटेनियस नर्व सप्लाई कर रही है स्किन को, वहाँ पेन होगी, और वो सप्लाई करी थी T11 टू L2। और यूरिनरी ब्लैडर ब्लड क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, ठीक है, प्यूबिक बोन। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर बेड इज फॉर्म बाय द स्ट्रक्चर दैट डायरेक्टली कनेक्ट इट विद डिफरेंट विसरास ऑफ द पेल्विस, ठीक है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर के साइड्स में अगर हम देखें तो हमारे पास प्यूबिक बोन्स हैं, प्यूबिक फेशिया है, एलिवेटर इनाई मसल है, सुपीरियर ऑब्चुरेटर इंटरनस है, ठीक है। सुपीरियरली देखें तो पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ है, नीचे देखें तो प्रोस्टेट हमारे पास प्रेजेंट होता है, इंटीरियरली देखें तो हमारे पास ठीक है प्यूबिक सिम्फिसिस आ जाता है। तो ये इसके जो है रिलेशन ही इसके यूरिनरी ब्लैडर बेड बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद है जी, अ यंग मैन गॉट प्यूबिक रेमाई फ्रैक्चर्ड एंड अ फ्लूइड वाज प्रेजेंट इन पेरिटोनियल कैविटी ड्यू टू रप्चर ऑफ एन ऑर्गन, पेल्विक ऑर्गन है, कोई रप्चर हुआ है। अच्छा, ये हम पेल्विस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एब्डोमेन के लिए दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।